हाँ तो भाई हो गई तैयारी क्रिया सेकंड की? अभी नहीं हुई? चलो कर लो, आज उसका दिन है, रात तक सुबह तक जब भी कर लो। अभी तो टाइम है, वैसे अच्छे से तैयारी हो जाएगी, इतना कुछ है नहीं। और क्रिया फर्स्ट कैसा गया? सही गया? सही गया होगा, वैसे तो पेपर ठीक ठाक था, इतना कुछ टफ तो था नहीं वैसे तो। और बाकी जिसका सही नहीं गया वो चलो कोई नहीं, सेकंड में ज़्यादा मेहनत कर लो। और गैस पेपर तो डल ही गया है। उसके अलावा तुम्हें क्या नाम है, तुम्हारे वीडियो लेक्चर्स भी डाल ही दिए थे, मॉडर्न की और आयुर्वेद दोनों के ही। अब एक वीडियो और डाल दे रहे हैं, ये मॉडर्न इससे कोरिलेशन वाला, ये देख लो। और बाकी तो हो ही जाएगा। बाकी कोई भी डाउट हो तो देख लेना, जैसे भी जो भी पूछना हो पूछ लो, चैनल पे पूछ लो। बाकी जो भी आईडीज़ वगैरह दी हुई हैं उन पे, टेलीग्राम चैनल जिस पे पूछना पूछ लो, जो भी डाउट होगा। ठीक है? और कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ। चलो तो शुरू करते हैं। सो हाय, हेलो, वेलकम। मैं अमित शर्मा आज लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, क्रिया पेपर सेकंड, आपके चैनल अब BMS क्रैकर्स पे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का वीडियो है को रिलेशन से रिलेटेड। जैसा कि फ़र्स्ट पेपर में मैंने बताया था, वैसे ही सेकंड पेपर की ये वीडियो है कि भाई अगर कोई टॉपिक तुम्हें नहीं आ रहा, अगर तुम्हें कोई मॉडर्न का टॉपिक नहीं आ रहा तो तुम उसमें आयुर्वेद में कैसे लिखोगे, और अगर तुम्हें कोई आयुर्वेद का टॉपिक नहीं आ रहा तो तुम उसको मॉडर्न में कौन सा लिखोगे। और अगर तुम्हें, जैसे मान लो अगर तुम्हें चलो दोनों ही आ रहे हैं, पर कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि भाई पेपर में ही डायरेक्टली कोरिलेट करके पूछ लेता है कि भाई आयुर्वेद का भी पोर्शन लिखो, उसमें मॉडर्न का भी लिखो, तो उसको कैसे कहाँ से कितना लिखना होता है वो भी मैं समझा दूँ थोड़ा सा। ठीक है? जिससे कि तुम्हारा पेपर थोड़ा ईजी हो जाए। तो अब चलो शुरू करते हैं बिना देरी करे हुए। सबसे पहले टॉपिक है तुम्हारा धातु, जो आयुर्वेद के शुरू होते हैं। इससे आयुर्वेद से शुरू करें तो धातु पोर्शन से शुरू हो रहा है, जिसमें कि भाई देखो इसका मॉडर्न को रिलेशन है द कॉरस्पॉन्ड्स टू हिस्टोलॉजी एंड इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म। द धातु पोषण न्याय represents the circulatory transport of nutrients via capillaries and the selective uptake of nutrients by cells, cellular bioenergetics। तो भाई देखो धातु पोषण न्याय एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है? तो इसमें जो तुम्हारी धातु पोषण न्याय है, 3 न्याय हैं। ठीक है? तो वो अच्छे से करके जाना, कोई भी एक न्याय या फिर तीनों ही न्याय पूछ लेता है, जो भी तुम्हारे धातु पोषण न्याय हैं। तुमने पदार्थ में भी पढ़े ही होंगे, जो तुम्हारा आयुर्वेद निरूपण चैप्टर था उसमें। तो अगर उसमें पढ़े थे तो वही वाले तुम यहाँ पे भी यूज़ लिख सकते हो, यूज़ कर सकते हो और लिख सकते हो। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें अलग से करना है, वही सेम टॉपिक है। और अगर उसमें नहीं किया था तो अब अच्छे से कर लो। ठीक है? क्योंकि एक बहुत अच्छा टॉपिक है और लगभग 5 नंबर में तो हर बार कोई ना कोई एक न्याय पूछ ही लेता है। ठीक है? तो अच्छे से कर लेना तीनों न्याय धातु पोषण के। फिर उसके बाद है तुम्हारी धातुएं शुरू हो रही हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो भाई देखो जो रस धातु है तुम्हारी, वो मॉडर्न में प्लाज्मा और लिम्फ से कोरिलेट की जाती है। ठीक है? तो इससे रिलेटेड तुम्हें जो भी चीज़ें पता है, जैसे मॉडर्न कोरिलेशन जो इसका होगा वो होगा प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। रस संवहन इज द सर्कुलेटरी फिजियोलॉजी। द रोल ऑफ व्यान वायु कोरिलेट्स विद द कार्डियक आउटपुट एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो अगर बेसिक देखा जाए तो जो रस धातु है वो तुम्हारी प्लाज्मा और लिम्फ से कोरिलेट की जाती है। फिर अगली धातु है तुम्हारी दूसरी धातु, रक्त धातु, जिसको ब्लड से कोरिलेट किया जाता है। तो इसका मॉडर्न कोरिलेशन है हीमेटोलॉजी, रेड ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन। रंजक विद एक्टिवेट्स कोरिलेट्स रंजक विद एक्टिविटी correlates with erythropoiesis, formation of RBCs and the role of iron, vitamin B in coloring the blood। फिर है मांस धातु। मांस धातु जो होती है तुम्हारी वो फैट से कोरिलेट की जाती है मॉडर्न में, मसल्स एंड फैट से। सेम विद मेद धातु। ठीक है? जो कि इससे कोरिलेट की जाती है टिश्यूज़ वगैरह से। तो इसमें जो है वो है तुम्हारा मांस और मेद, उसमें है रिस्पॉन्सिबल फॉर स्नेहन, ल्यूब्रिकेशन एंड वास ओमेंटम, कोरिलेट्स विद एडिपोज टिश्यू एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है? तो जो बेसिक देखा जाए तो मांस धातु हो गया तुम्हारा इससे फैट से, मसल्स एंड फैट्स, एंड जो मेद धातु है वो हो गया तुम्हारा एडिपोज टिश्यू। फिर है अस्थि तो तुम्हारा तुम्हें पता ही है, रचना में भी तुमने पढ़ा होगा पेपर 1 में। तो उसमें अगर जैसे अस्थि धातु नहीं, देखो अस्थि धातु तुमने अच्छे से कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करिए तो कुछ चीज़ें तुम उसमें अस्थि धातु जो तुमने इसमें पढ़ा होगा चैप्टर रचना पेपर 1 में, तो उसका भी तुम उठा के लिख सकते हो, जैसे कि उसके प्रकार और बाकी जो भी चीज़ें तुमने पढ़ी हुई होंगी उसकी परिभाषा वगैरह, तो वहाँ से भी तुम उसको उठा के लिख सकते हो। ठीक है? ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसी में पढ़ना है। और फिर उसके बाद जो इसमें इसको कोरिलेशन होता है वो होता है बोन्स के साथ। तो बोन्स तुमने, वरना तो तुमने बोन्स भी पढ़ी होंगी वैसे तो इसमें रचना में ही, पेपर 1 में, तो उससे कर लेना। ठीक है? मज्जा धातु है भाई स्केलेटल और न्यूरल से कोरिलेट किया गया है इसको। ठीक है?
तो उसको देख लेना। नर्वस सिस्टम वगैरह जैसे मज्जा दे रखा है। अस्थि का देखो प्रोवाइड्स धारण सपोर्ट एंड कोरिलेट्स विद ऑस्टियोलॉजी बोन टिश्यू एंड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। मज्जा धातु फिल्स द बोन कैविटीज कोरिलेट्स विद बोन मैरो माइलॉइड टिश्यू एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टिश्यू। फिर है शुक्र धातु जो कि रिप्रोडक्टिव टिश्यू है, जो कि तुम्हारा कोरिलेट किया जाता है स्पर्म और स्पर्मेटोजेनेसिस से। तो इसका आयुर्वेदिक रिस्पॉन्सिबल फॉर गर्भोत्पादन प्रोक्रिएशन एंड मॉडर्न में कोरिलेशन जो है इसका रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी। इट एनकम्पसेस both the gametes sperm ova and the hormonal secretions testosterone estrogen that maintain reproductive health। तो भाई देखो अगर पेपर में अभी जैसे लास्ट टाइम में जो मेन का जो 2023 बैच का मेन या सप्ली का एग्जाम था उसमें मैंने देखा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस पूछा था। तो काफ़ी बच्चों को स्पर्मेटोजेनेसिस समझ नहीं आ रहा था। हालांकि देखो स्पर्मेटोजेनेसिस एक पुराना टॉपिक है, तो मैं अगर वो तुमने 12th में भी पढ़ा होगा नीट की प्रिपरेशन की तैयारी, जब नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे तैयारी कर रहे थे तब भी पढ़ा होगा। पर भाई कभी कभी नर्वस होने की वजह से या काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम भूल जाते हैं काफ़ी चीज़ें। तो उसमें तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, उसमें बस तुम्हें ये करना है कि एक लाइन लिख दो कि स्पर्मेटोजेनेसिस इज कोरिलेटेड एज शुक्र धातु इन आयुर्वेद, और फिर उसमें शुक्र धातु के बारे में जो भी तुम्हें पता है, जितना पता है वो सारा लिख के आ जाओ। भाई एग्जामिनर काट नहीं सकता, क्योंकि भाई तुमने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है। भले देखो वो तुमने जो उसने पूछा वो नहीं लिखा, पर उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तुमने लिखा है, तो ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे मार्क्स काट लेगा। भाई देखो अब अगर तुम्हें स्पर्मेटोजेनेसिस कुछ भी नहीं आ रहा है तो फिर तुम्हें अब उसको छोड़ने के बजाय तुम उसको इसमें आयुर्वेद में लिख के आ जाओ, क्योंकि भाई देखो चीटिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। देखो मैं तुम्हें बताऊं, अब तुम सोचो कि भाई चीटिंग कर लेंगे, कहीं से टाप लेंगे, देख लेंगे, ठीक है, तो अगर वो कर रहे हो तुम ठीक है, अब पर उसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। तो मेरा मानना है कि भाई क्यों रिस्क लेना है, बिना फालतू में UFM क्यों लगवानी है, शांति से अपना जो चीज़ आती है वो अटैम्प्ट करो, बाकी भाई देखते हैं, भगवान मालिक है। फिर उसके बाद है तुम्हारा थर्ड टॉपिक ओजस और व्याधि क्षमित्व। इसको भाई इम्यूनिटी से कोरिलेट किया जाता है। अभी जो 23 बैच था उसमें भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया था। एक जो मेन या सप्ली का पेपर था उसमें तुमने देखा होगा कि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन था इम्यूनिटी और व्याधि क्षमित्व से रिलेटेड। तो व्याधि क्षमित्व कुछ नहीं है, ओज है, और ओज से ही कोरिलेट किया गया व्याधि क्षमित्व और इम्यूनिटी। तो इसमें लिखा हुआ है देखो भाई, मॉडर्न कोरिलेशन इम्यूनोलॉजी व्याधि क्षमित्व कोरिलेट्स विद द इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। ओजस कैन बी व्यूड एज द collective strength of the immune system, gamma globulins, T cells and beta cells and cellular resilience B cells। ठीक है। उपधातु भाई कुछ नहीं है, देखो जैसे तुम्हारी साप्त धातु होती हैं उन्हीं की उपधातुएं होती हैं, जो कि तुमने उपधातु के एक अलग से चैप्टर में पढ़ा होगा। उसके बाद जो 3 धातुएं हैं जो डिटेल में बताई गई हैं उपधातु, वो है स्तन्य, आर्तव और ओज। ठीक है। तो उसमें भाई जो तुम्हारा ओज तो ऊपर बता दिया अभी मैंने। अब उसके बाद बता तुम्हारा उपधातु में जो वो बचा स्तन्य आर्तव और स्तन्य आर्तव ही बचा। ठीक है। तो स्तन्य आर्तव को भाई किसके को रिलेट किया गया है? स्तन्य आर्तव को मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इन सब से को रिलेट किया गया है। ठीक है। तो ये भी तुमने 12th के टॉपिक्स हैं, ये अच्छे से पढ़े हुए होंगे। ठीक है। और वरना इसको देख लेना। ऐसा नहीं है, देखो अगर तुम्हें कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो तुम उसको जो तुम्हारे पुराने 12th के मॉड्यूल्स वगैरह होंगे या जो भी नोट्स वगैरह होंगे, अगर वो हैं तुम लोगों के पास, तो तुम उससे भी देख सकते हो। और वरना अगर तुम्हें यहाँ से कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो फिर तुम उसको जो 12th के इतने सारे वीडियो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे, तो उसमें से भी तुम देख के जा सकते हो। ठीक है। तो उसमें क्या है भाई, स्तन्य आर्तव कोरिलेट विद द लैक्टेशन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन पाथवेज एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंडोमेट्रियल चेंजेस एंड द हार्मोनल रेगुलेशन। पुरुष भाई देखो तुम्हारे त्रिमल है मूत्र पुरुष स्वेद। तो जो तुम्हारा पुरुष है वो है भाई फीसिस। ठीक है। फीकल बेस्ड बॉडी का जो है उसको कोरिलेट किया गया है भाई, कोरिलेट्स विद द फिजियोलॉजी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड द प्रोसेस ऑफ डिफिकेशन। ठीक है। तो इसमें बेसिक देखा जाए तो इसको डाइजेशन वगैरह से कोरिलेट किया गया है। ठीक है। जो पेपर 1 में तुमने पढ़ा है, तो इसको डाइजेशन प्लस एक्सक्रीटरी सिस्टम जो तुम्हारा है उससे कोरिलेट किया गया है पुरुष को। फिर उसके बाद है तुम्हारा मूरीद भाई, जो मूत्र है वो तुम्हारा यूरिन से कोरिलेट किया गया है, कोरिलेट्स विद द रीनल फिजियोलॉजी। द आयुर्वेदिक डिस्क्रिप्शन ऑफ मूत्र फॉर्मेशन कोरिलेट्स विद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इन द नेफ्रॉन्स। ठीक है। तो इसमें भाई देखो मूत्र पुरुष जो है वो मैं बताऊं, जो 23 बैच है
23 बैच का ही मैं दोबारा बात करूँगा, तो उसमें जो तुम्हारा मेन या सप्ली का पेपर था उसमें डायरेक्टली मूत्र निर्माण प्रक्रिया और यूरिन फॉर्मेशन का एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, देखा गया था। तो तुम उसमें क्या है भाई, देखो उसमें वैसे तो देखो अगर कोई तुम्हारा पर्टिकुलरली, वैसे देखो एग्जामिनर जैसे एक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, जैसे अगर किसी ने मॉडर्न का पूछा तो मॉडर्न, आयुर्वेद पूछा तो आयुर्वेद। आप अगर कहीं कहीं पे बहुत मेंशन होता है कि तुम्हें दोनों को रिलेट करके लिखना है, वरना वैसे तो सिंगल सिंगल पूछते हैं। अगर सिंगल सिंगल पूछ रहा है और तुम उसमें भी अगर तुम कोरिलेट करके लिखते हो तो एग्जामिनर खुश हो जाता है और तुम्हें कहीं पे वो उसको नंबर काटने की गुंजाइश मिलती ही नहीं है। क्योंकि तुम अब जैसे अगर मान लो तो उसने पूछा भाई राइट द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, अब उसमें तुमने पूरा मॉडर्न का यूरिन फॉर्मेशन लिख दिया, फिर उसके बाद तुमने आयुर्वेद की मूत्र निर्माण प्रक्रिया लिख दी, उसमें एक आध श्लोक डाल दिया, तो उसमें अगर तुम्हारा वो 10 नंबर का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर देखो फुल नंबर तो मैं कहूँगी दे देगा, तो फुल तो कभी नहीं देगा कोई भी एग्जामिनर, 10 में से 10 तो नहीं मिलेंगे, पर हाँ 7 से 8 या ज़्यादा से ज़्यादा 9 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ की मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, अगर तुम पूरा अच्छे से लिख के आते हो तो। तुम्हारी राइटिंग प्लस तुम्हारा वे ऑफ एक्सप्रेशन कैसा लिखा है तुमने, ठीक है, तो वो सब चीज़ें मायने रखती हैं कि तुम कैसे अपने आंसर को वो कर रहे हो एक्सप्रेस। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा लास्ट में स्वेद को कोरिलेट किया गया स्वेट से, जो कि कोरिलेट होता है, कोरिलेट्स विद द एक्सोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स इन थर्मोरेगुलेशन। ठीक है, फिर उसके बाद इंद्रिया, मन एंड आत्मा। भाई देखो इंद्रिय, मन और आत्मा ये तीनों टॉपिक्स तुम्हारे पदार्थ से हैं, तुमने पदार्थ में पढ़े ही होंगे। ठीक है, पंच इंद्रिय, मन, आत्मा, तो इसमें अगर तुमने उसमें पदार्थ में पढ़ा है तो इसको बस वहीं से रिवाइज़ करो। ये मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम क्रिया में अलग से पढ़ो कि अलग से आएगा, उससे पढ़ लो। ठीक है, इसमें क्या है भाई देखो, इंद्रिय कोरिलेट्स विद स्पेशल सेंसेस, विजन, हियरिंग, ऑल्फेक्शन, गस्टेशन एंड सोमैटोसेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ अर्थ ग्रहण परसेप्शन इन्वॉल्व सेंसरी रिसेप्टर्स एंड कॉर्टिकल प्रोसेसिंग। तो जो मन है, मन क्या है, माइंड, कोरिलेट विद द लिम्फिक सिस्टम एंड हायर कॉर्टिकल फंक्शंस। इट मैनेजेस अटेंशन, इमोशन एंड कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। निद्रा को भाई स्लीप से कोरिलेट किया गया, बहुत ही मतलब सबको पता है भाई, निद्रा मीन्स नींद, नींद मीन्स स्लीप, सबको पता है। अब नींद के बारे में तुम ये नहीं लिख के आ जाओगे कि भाई मेरे को दिन में मैं इतनी बार सोता हूँ, मेरे को इतनी नींद आती है, ये वो पढ़ के जाना भाई। देखो 23 बैच की दोबारा बात करूँ, 23 बैच में निद्रा और स्लीप डायरेक्टली कम से कम 15 नंबर में पूछा गया था जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, तो स्लीप एक अच्छा सा टॉपिक है, देख के जाना, और बहुत ही ईजी टॉपिक है। मुश्किल से मुश्किल तुम अगर इसमें 10 से 15 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा, अगर तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो स्टडीज़ में, तो तुम अगर इसमें आधा घंटा भी इन्वेस्ट कर रहे हो ना स्लीप के ऊपर, स्लीप प्लस निद्रा दोनों, बहुत अच्छा मलाईदार तुम आंसर लिख के आओगे। ठीक है, और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तुम सोच, और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है अगर ये पेपर में तुम्हारे आ जाता, फंस जाता तो। और जैसा कि मैंने बताया 23 बैच में ऑलरेडी शायद मेन या सप्ली एक में या फिर दोनों में आ भी चुका है, कम से कम लगभग 10 से 15 नंबर का। तो छोड़ के तो बिल्कुल मत जाना, और बहुत ही इजी और स्कोरिंग टॉपिक है, तो बिल्कुल पढ़ के जाना इसको। ठीक है, उसके बाद भाई देखो निद्रा, आत्मा, मन, ये जितने भी टॉपिक्स हैं वैसे तो तुमने इसमें पढ़े ही होंगे मेरे हिसाब से, मतलब मेजर टॉपिक्स जो तुमने पदार्थ में, संहिता में कहीं ना कहीं पढ़े हैं, या रचना में भी पढ़े हैं। जैसे रचना का पेपर अभी नहीं हुआ है, पर अगर उसमें भी पढ़े हैं तो वहीं से रिवाइज करके चले जाओ। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम अभी क्रिया में अलग से पढ़ो, कुछ भी लिख सकते हो तुम। ऐसा नहीं है कि भाई तुमने क्या नाम है, इंद्रिय तुमने पदार्थ में अलग लिखी हैं और क्रिया में अलग है। भाई पंच इंद्रिय जो पदार्थ में, जो संहिता में है, वही तुम्हारी क्रिया में भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है पंचेंद्रिय संहिता में अलग थी और क्रिया में अलग होंगी, तुम्हारी पदार्थ में अलग होंगी। ऐसे ही आत्मा, भाई जो आत्मा है वो आत्मा ही है। ठीक है, आत्मा सब जगह एक ही है, अलग अलग नहीं है। पढ़ा होगा, आत्मा एक है, विभु है, सर्वव्यापक है। तो ठीक है, तो उसके बाद इसका जो समरी है वो मैं बताऊं तुम्हें, तो भाई देखो रस जो है वो है प्लाज्मा, लिम्फ, रक्त, आरबीसीज, हीमोग्लोबिन, मेद, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, इसमें मांस रह गया, मांस है तुम्हारा इससे फैट और मसल्स। ठीक है, मांस, मेद, अस्थि हो गया बोन्स एंड कार्टिलेज, मज्जा हो गया बोन मैरो और न्यूरल टिश्यू। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया तुम्हारा ओल्ड, मज्जा के बाद शुक्र हटा दिया, इसमें शुक्र है, देखो भाई शुक्र तुम्हारा हो गया स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस एटसेट्रा। ठीक है, फिर स्तन्य आर्तव देख लेना, जो कि हो गया तुम्हारा स्तन्य आर्तव, जो हो गया वो हो गया इससे मेंस्ट्रुएशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एटसेट्रा। एंड जो ये ओज है, ओज हो गया इम्यूनिटी। ठीक है, वाइटलिटी, और मूत्र हो गया यूरिन, पुरुष हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंड
जो तुम्हारा स्वेट हो गया वो हो गया एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड से रिलेटेड। फिर उसके बाद तुम्हारा स्लीप हो गया तो भाई तुम्हारा जो निद्रा है वो स्लीप से कोरिलेट हो गया। फिर उसके बाद है तुम्हारा जो बचता है वो है ड्रीम्स। एक टॉपिक इसमें ड्रीम्स नहीं आया, ड्रीम्स भी अच्छे से देख के जाना, क्योंकि ड्रीम्स भी एक ऐसा टॉपिक है जो शायद जहाँ तक मुझे याद है 23 बैच में शॉर्ट क्वेश्चंस में एक पूछा गया था ड्रीम्स के बारे में। तो स्लीप एंड ड्रीम्स दोनों टॉपिक्स देख के जाना। ये नहीं है कि स्लीप किया ड्रीम छोड़ दिया, ड्रीम किया तो स्लीप छोड़ दिया, ठीक है भाई। नींद ले रहे हो तो सपने तो देखोगे ही, ठीक है। सपना भी देख के जाना अच्छे से, समझ रहे हो, अच्छी बात है। चलो मॉडर्न पे आते हैं। मॉडर्न में भाई देखो सबसे पहला है तुम्हारा हिमेटोपोइटिक सिस्टम एंड इम्यूनिटी, जो कि तुम्हारा भाई ऊपर बताया अभी किससे कोरिलेट किया गया इसको कोरिलेट किया भाई रक्त धातु से। स्पेसिफिकली रिलेट्स टू आरबीसीज एंड हीमोग्लोबिन। द फॉर्मुलेशन प्रोसेस इन द लिवर एंड स्प्लीन रंजकपित्त इज द आयुर्वेदिक वर्जन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। फिर है भाई इम्यूनिटी को कोरिलेट किया गया ओज से, ओज एंड व्याधि शमित्व। इम्यूनिटी इज डायरेक्टली टाइड टू द क्वालिटी ऑफ ओजस। हाई क्वालिटी ओजस प्रिवेंट्स हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है, जो कि है। अब इसमें तो एक दो रोग आ जाते हैं, पांडु और कामला। पांडु मीन्स एनीमिया एंड कामला मीन्स जॉन्डिस। तो ये दो टॉपिक्स तुम देख के जाना, ब्रीफ में देख लेना, ज़्यादा लेंथी देखने का ज़रूरत नहीं है, ये भी पूछ सकते हैं तुमसे, कम से कम एमसीक्यू तो आ ही सकता है इससे। फिर तुम्हारा सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसका जो आयुर्वेद कोरिलेशन है वो है द हार्ट इज़ द हृदय, द सीट ऑफ चेतन कॉन्शियसनेस एंड द मूल रूट ऑफ प्राणवय एंड रसवय स्रोतस। व्यान वायु द सब दोष ऑफ वात रिस्पॉन्सिबल फॉर हृदय गति, कार्डिक साइकिल एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। रस संवहन द कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ प्लाज्मा एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी। फिर उसके बाद है मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू। भाई देखो जो तुम्हारा ऊपर था ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये तुम्हें मैंने बता दिया, हार्ट से कोरिलेट किया गया, हृदय से, ठीक है। फिर उसके बाद है जो तुम्हारा हो गया। फिर उसके बाद है मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू, एडिपोज फिजियोलॉजी, जो कि तुम्हारा कोरिलेट किया गया भाई। मसल हो गया तुम्हारा मांस धातु और एडिपोज हो गया तुम्हारा मज्जा धातु, मेद धातु, सॉरी, ठीक है। तो इसमें एक टॉपिक है ये जो तुम्हारा लिपोप्रोटीन्स है, VLDL, HDL, IDL, ठीक है, LDL, ये सारे जो लिपोप्रोटीन्स है भाई। देखो HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और फिर उसके बाद है तुम्हारा जो भी VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो ये जो भी लाइपोप्रोटीन्स का टॉपिक है ये भी देख के जाना, पूछ लेता है MCQs वगैरह में, और तुम्हारा शॉर्ट में भी पूछ सकता है, ठीक है। किस्मत तो तुम्हारी वैसे ही ख़राब है। देखो अभी पिछली बार में तुम्हारे पेपर 1 में पेपर 2 के टॉपिक्स पूछ लिए, रक्त वाला और ब्लड फॉर्मेशन वगैरह, ब्लड क्लॉटिंग वगैरह, तो पूछने को कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है तो भाई क्रिया का ही, चाहे 1 में आए चाहे 2 में आए, ठीक है। फिर उसके बाद इसका जो तुम्हारा आयुर्वेदिक कोरिलेशन है वो है भाई मांस धातु गवर्न्स ऑफ लेपन कवरिंग दी मूवमेंट। मेद धातु एडिपोज टिश्यू हाई LDL VLDL लेवल्स कोरिलेट्स विद अबद्ध मेद अनस्टेबल ऑफ एक्सेसिव फैट ऑफन लीडिंग टू स्थौल्य ओबेसिटी। और स्वेट प्रोड्यूस बाय बाय प्रोडक्ट मल ऑफ मेद धातु मेटाबॉलिज्म एसेंशियल फॉर थर्मोरेगुलेशन। फिर है तुम्हारा रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। भाई रिप्रोडक्टिव जो हो गया वो तुम्हारा हो गया शुक्र धातु से, और जो तुम्हारा एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया वो हो गया तुम्हारा पुरीश से, पुरीश मल जो है तुम्हारा, ठीक है। तो इसका आयुर्वेदिक कोरिलेशन शुक्र धातु, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड द फॉर्मुलेशन ऑफ एम्ब्रियो, आर्तव द फीमेल रिप्रोडक्टिव टिश्यू एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मूत्र एंड पुरीश द प्राइमरी वेस्ट प्रोडक्ट्स, आहार प्रसाद, the kidneys and bladder are part of Mutra Srotas governed by Apan Vayu, which controls the downward movement required for micturition and defecation. फिर स्पेशल सेंसेस एंड स्लीप। इसका आयुर्वेदिक कोरिलेशन मैंने बताया भाई। जो तुम्हारा स्पेशल सेंसेस है इंद्रिय वो जो स्पेशल सेंसेस हो गई वो ज्ञान इंद्रिय से, जो तुम्हारी हैं ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, उभय इंद्रिय, मन, मतलब जो बेसिक है वो इंद्रियों से हो गया तुम्हारी, एकादश इंद्रियों से कोरिलेट हो गया। और जो तुम्हारा ये है स्लीप वो हो गया निद्रा से, ठीक है। तो इसमें इंद्रिय पंचक याद रखना वैसे इंद्रियों में, पंचक द 5 फोल्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ सेंस ऑर्गन्स। निद्रा वन ऑफ द त्रय उपस्तंभ। भाई त्रय उपस्तंभ तुमने पढ़ी है अभी संहिता में, ठीक है। अष्टांग के अनुसार क्या है भाई, आहार निद्रा अब्रह्मचर्य, और जो तुम्हारा चरक के अनुसार है वो है आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो उसमें क्या है भाई, त्रय उपस्तंभ, 3 pillars of life. It is caused when the mind becomes exhausted and the indriya senses withdraw from their objects. It is seen as a state where cough naturally increases to provide rest and nourishment to the tissues.
समरी देखें तो भाई कोगुलेशन जो है वो रक्त स्तंभन, कार्डियक आउटपुट व्यान वायु, HDL VLDL, मेदोवह स्रोतस अग्नि, ओव्यूलेशन आर्तव अपान वायु एंड इम्यूनिटी ओजस। ठीक है, इसके बाद भाई इसका है, एक मिनट, जो इसके क्लिनिकल कनेक्शन हैं वो हैं हीमोस्टेसिस, परफ्यूजन एंड वाइटलिटी। ठीक है, फिर उसके बाद है मेटाबॉलिक हेल्थ, फर्टिलिटी एंड डिजीज़ रेजिस्टेंट। उसके बाद इसमें इसका मेन फंक्शन है जो वो है न्यूट्रिशन, ऑक्सीजनेशन, एनर्जी स्टोरेशन, इंसुलेशन, सपोर्ट, फिलिंग कैविटीज़, कोऑर्डिनेशन, डिफेंस एंड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। चलो भाई, फिर आज का तो ये इतना ही है टॉपिक जो कि मैंने बता दिया। ये दोनों चीज़ें अच्छे से देख के जाना, क्योंकि देखो डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लेता है इससे कोरिलेट करके। और जैसे एक हो गया यूरिन और मूत्र निर्माण प्रक्रिया, फिर उसके बाद एक तुम्हारा हो गया ये स्लीप निद्रा, और एक हो गया तुम्हारा ब्लड और रक्त धातु, एक हो गया तुम्हारा फ्लूइड और रस धातु, फिर उसके बाद तुम्हारा बोन्स और अस्थि। बोन्स अस्थि वैसे मेजरली कम पूछता है। ठीक है, उसके अलावा तुम्हारा हो गया इंद्रिय हो गई, इंद्रिय के बाद तुम्हारा मन हो गया, आत्मा हो गया, ये भी पूछ, मन आत्मा वैसे तो मेजर कम ही पूछेगा, इतना तो नहीं पूछता मन आत्मा। फिर उसके बाद तुम्हारा त्वचा पूछ सकता है, त्वचा देख लेना। ठीक है, और मतलब मेरे हिसाब से जो भी तुम्हारे, देखो अगर तुम्हारा मॉडर्न पोर्शन नहीं हो रहा, देखो मॉडर्न के लिए वैसे तो हम लोगों ने वीडियो डाल दी है वन शॉट, जो तुम्हारी वन शॉट आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों की डाल दी है। पर अगर तुम्हें मॉडर्न में फिर भी दिक्कत आ रही है, नहीं समझ आ रही, भाई काफ़ी लोगों के मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। ठीक है, कुछ का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का भी इशू रहता है, कुछ की वजह से, कुछ का ये रहता है कि भाई काफ़ी लोग 12th के बाद डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। ठीक है, और उसमें प्रिपरेशन उनका बिल्कुल होता नहीं है। कुछ भाई कोविड बैच के भी होंगे। ठीक है, कोविड टाइम के जो जिनको भाई जिन्होंने एक भी साल नीट की प्रिपरेशन नहीं की और डायरेक्टली एडमिशन ले लिया, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती होगी, मैं समझ सकता हूँ वो सब चीज़ें। ठीक है, तो उस केस में तुम कुछ मत करो, तुम आयुर्वेद कोई एक भाई देखो, आयुर्वेद या मॉडर्न कोई एक पोर्शन तो स्ट्रॉन्ग करके चलना पड़ेगा तुम्हें। कोई एक पोर्शन बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो अपना, आयुर्वेद या मॉडर्न। फिर उसके बाद जो भी तुमसे पूछे उसमें तुम, मेरे हिसाब से देखो, अगर मेरे ओपिनियन से देखो तो तुम्हें आयुर्वेद ज़्यादा जल्दी करना चाहिए, क्योंकि देखो हिंदी में है, संस्कृत में है, संस्कृत के भले ही अगर तुम श्लोक नहीं कर रहे तो कम से कम भाई घर पे हिंदी भाषा बोलते, तो हर किसी को हिंदी लिखनी बोलनी आती है, तो तुम हिंदी वाली करके जाओ। ठीक है, आयुर्वेद ईजिली हो जाएगी और इतने बड़े कॉन्सेप्ट्स भी नहीं है, और मेजर तुम्हारा पढ़ा हुआ ही होगा। ठीक है, जिसने भाई नीट की प्रिपरेशन करी है उसके लिए तो मॉडर्न ईजी है और उसको मॉडर्न फिजियोलॉजी ज़्यादा अच्छे से आती होगी। पर अगर जिसने नीट की प्रिपरेशन नहीं की, डायरेक्ट 12th के बाद एडमिशन लिया है, तो उनके लिए मेरा जो ओपिनियन रहेगा, पर्सनल ओपिनियन, वो ये रहेगा कि भाई तुम लोग आयुर्वेद का पोर्शन ज़्यादा करके जाओ, क्योंकि भाई तुम लोग कर भी BMS रहे हो, आयुर्वेद तुम अच्छे से करो, जो तुम्हारे बाद के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा अगर तुम बाद में ये आयुर्वेदिक तुम प्रैक्टिस करोगे तो। और अगर नहीं भी करोगे तो उसमें यह है भाई, देखो क्रिया का पेपर है तुम्हारा, फिजियोलॉजी का पेपर नहीं है, ये ध्यान रखना। तुम्हारा क्रिया शारीर का पेपर है, क्रिया शारीर सेकंड, तो उसमें भाई मेजर भाई देखो, मैं कहता हूँ पिछली बार तो कई जो ये है पेपर 1 उसमें तुम्हारा 50-50 की प्रपोर्शन में आ गया था, मॉडर्न 50% और आयुर्वेद 50%। वैसे क्रिया में जो प्रपोर्शन रहता है लगभग वो ये रहता है 60-40 का रहता है। हर साल 60% आयुर्वेद और 40% मॉडर्न आती है, इस बार भी 50-50 का रहा है। अब देखो सेकंड पेपर में या तो 50-50 का ही रहेगा या फिर 60-40 ही रहेगा, कि 60% आयुर्वेद और 40% मॉडर्न। ठीक है, तो उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करके जाओ, आयुर्वेद पे ज़्यादा ध्यान दो, आयुर्वेद जल्दी तुम्हारी इजीली हो जाएगी, ज़्यादा टॉपिक्स भी नहीं है, ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, हिंदी में है, इजीली तुम्हारा कवर अप हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो टॉपिक्स तुम मॉडर्न के देख सकते हो देख लो, नहीं देख सकते तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा कोरिलेट करके देख लेना, और वरना तुम बस ये देख के जाना कि जो भी कोरिलेशन है वो किस टाइप पे बताई गई है, और फिर उसको जो भी मॉडर्न का क्वेश्चन आएगा उसको तुम आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से अटेम्प्ट करके आने की पूरी कोशिश करना, नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, बाकी चलो फिर तैयारी करो, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। चलो फिर कल पेपर कैसा गया ये बताना, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे अभी तुम्हारे 4 पेपर और बचे हैं अभी, रचना और संस्कृत, उसके लिए भी लेक्चर्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो तुम्हारे लिए अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, और बाकी अच्छे से तैयारी करो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो तुम्हारा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो तुमने ज्वाइन कर ही लिया होगा। टेलीग्राम चैनल है तुम्हारा, यूट्यूब व्हाट्सएप चैनल है, और तुम्हारा जो भी हमारे पास जो भी तुम्हारे लिंक्स बता रखे हैं हमने, उस पर कनेक्ट हो जाओ तुम लोग हमसे। ठीक है, इंस्टा पे भी हमारा पेज है BMS क्रैकर्स के नाम से, तो उसको फॉलो अप कर लो। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करो,
और बेल आइकन प्रेस करो। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करो, नहीं अच्छी लगी हो डिसलाइक करो, ठीक है। कोई ऐसी परेशानी नहीं है, डिसलाइक मार दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट कर देना अगर अच्छी लगी हो, ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन आएगा। और अगर नहीं अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करना कि भाई कहाँ पे कमी रह गई, बताना, उसको थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। लास्ट वीडियो भी भाई मेरी फर्स्ट वीडियो थी, ठीक है, तो उसमें थोड़ा लग रहा था, तुम लोगों को पता चला ही होगा। और अभी भी थोड़ा भाई धीरे धीरे प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है, फर्स्ट टाइम है मेरा, तो कहीं पे भी अगर कोई गलती कमी रह गई हो तो उसके लिए भाई दिल से सॉरी। बाकी कोशिश जारी रहेगी आगे, ठीक है। बैठे तुम्हारी हेल्प के लिए और बाकी सपोर्ट करते रहो इसी तरह, ठीक है। थोड़ी नर्वसनेस रहती है, तुम लोगों को भी रहती होगी भाई, कुछ का छोटा भाई हूँ, कुछ का बड़ा भाई होऊंगा, ठीक है, तो उसमें याद रखना। और बाकी चलो फिर, और कोई दिक्कत परेशानी, मेरा जो मैंने तुम्हें अपना इंस्टाग्राम का यूज़र नेम बता ही दिया था, दोबारा से देखो, अगर पॉसिबल होगा तो या तो मैं लिंक डलवा दूँगा कैप्शन में, ठीक है, और वरना तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में तुम्हारी लिंक डलवा दूँगा अपने इंस्टाग्राम पेज की, जो मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है, ठीक है, जो मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी है उसका लिंक डलवा दूंगा। वरना तो मैं वैसे मैं यूज़र नेम बताऊँ तो मेरा यूज़र नेम है amit.sharma, शर्मा में __ एंड रुको मैं अभी डालता ही हूँ, रुको 1 मिनट। लो भाई देखो, ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी amit.sharma, शर्मा में __ मतलब शर्मा में _AA लास्ट में 3 A एंड __, ठीक है। फॉलोअप कर लेना, कोई भी बात करनी हो, दिक्कत परेशानी हो पेपर से रिलेटेड या कुछ भी, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कभी भी तुम बात कर सकते हो। फॉलो करो, फॉलो नहीं करना डायरेक्टली बस मैसेज रिक्वेस्ट भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉलो करने की मर्ज़ी हो करो, नहीं करनी कोई ऐसा कोई प्रेशर नहीं है तुम्हारी तरफ, मेरी तरफ से तुम लोगों को, ठीक है, तुम्हारे भाई की तरफ से। बाकी चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम सारे अनु, ऑल द वेरी बेस्ट। पेपर अच्छे से करना, प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, अगले पेपर बचे हैं, ध्यान दो उस पर, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार, BMS क्रैकर्स, राम राम सारे हैं।